दोस्तों, आज शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती है। भगत सिंह को हम लोगों ने अपने खास करके बचपन में और नौजवानी के दिनों में एक क्रांतिकारी के रूप में जाना, एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। और मुझे लगता है कि इतने लंबे अरसे तक अधिकांश भारतीयों के बीच में भगत सिंह आज़ादी के ऐसे सिपाही के रूप में ही जाने जाते हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो अपना बलिदान करते हैं देश के लिए। लेकिन भगत सिंह अपने विचारों में कितने परिपक्व हैं और राष्ट्र को लेकर के उनकी एक सुचिंतित अवधारणा है, इस पर बहुत कम बात होती है। ये बात सिर्फ एकेडमिया में होती है, पढ़े लिखे बौद्धिक तबकों में होती है। और इसीलिए भगत सिंह की इस जयंती पर मैं उनके एक निबंध, एक आलेख जिसका शीर्षक है अछूत का सवाल, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। और इसलिए कराना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने के भीतर हमने दो बड़ी नृशंस हत्याएं देखी हैं। एक राजस्थान के जालौर में इंद्र मेघवाल, जो सिर्फ 9 साल का बच्चा था और जिसने अपने प्रधाना अध्यापक जो अगड़ी जाति से आते थे उनके मटके से पानी पी लिया था और इसलिए उसे इतना मारा गया कि अंत में उसकी मौत हो गई। इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से निकल करके आ रही है, जहां निकट दोहरे नाम के एक नाबालिग छात्र को उसके ठाकुर अध्यापक ने इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और एक ऐसे वक्त में हम इन घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं कि जब 21वीं शताब्दी चल रही है और हम आज़ादी के 75 साल के बाद सरकार की भाषा में कहें तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में हलाहल किसको मिल रहा है, कौन इसका भागीदार बन रहा है, किसे इस तरह का अपमान और हत्याओं को सहना पड़ रहा है, इसकी पड़ताल तो निरंतर हो रही है। लेकिन भगत सिंह के हवाले से और उनके एक लेख के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं कि उनकी क्या धारणा थी उस समय के सो कॉल्ड अछूतों के विषय में। और इस निबंध को शुरू करने के पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आज़ादी के आंदोलन के दरमियान भारत में दर्जनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिकों में शामिल किया जाना चाहिए और किया जाता रहा है। एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अंबेडकर का है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। एक दूसरा बड़ा नाम खुद महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, सरदार पटेल का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन ये वे नाम हैं जिनके पास विदेशों की डिग्रियां हैं, जिन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है इस देश के बाहर जाकर के भी। लेकिन मैं आज जिनकी बात कर रहा हूं, शहीद आजम भगत सिंह, उनका विशेष अध्ययन भी नहीं, माने डिग्री वाला अध्ययन नहीं, और उम्र भी कितनी मिली। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो जाते हैं राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में। और उसके बाद लंबे समय तक उनकी जेल डायरी, उनके लेख और उनका खास करके वो बहुत चर्चित लेख मैं नास्तिक क्यों, जिसे 1970 के दशक में इतिहासकार बिपिन चंद्र ने फिर से उसको दर्ज किया और उसकी लंबी भूमिका लिखी। वे भगत सिंह जिनके लिटरेचर को अब एक एकत्रित कर लिया गया है, संकलित कर लिया गया है,
लेकिन अभी भी उनके उस सुचिंतित लेखन पर बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से समग्रता में बातचीत नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि ये सिलसिला शुरू होना चाहिए, क्योंकि उस 23 साल के नौजवान को अगर आप पढ़ेंगे, 4 भाषाओं में भगत सिंह लिखते हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी, 4 भाषाओं में लेखन में सिद्धहस्त हैं। इतनी छोटी उम्र में वो संपादक भी हो जाते हैं, लेखक भी हो जाते हैं, दार्शनिक भी हैं, विचारक भी हैं और क्रांतिकारी भी हैं। और मैं समझता हूँ इस लिहाज से भारत में वो उस उम्र के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इतनी सारी उपाधियां दी जानी चाहिए। वो भगत सिंह जब अछूत का सवाल लिख रहे हैं, और ये वो वक्त है जब 1923 के काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में खास करके उसकी अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय के अछूतों के विषय में कुछ चर्चा की थी। उसके बाद ही भगत सिंह ने इस लेख को लिखा था, लेकिन ये लेख प्रकाशित होता है जून 1928 में पंजाबी की पत्रिका कीर्ति में, और भगत सिंह का बतौर लेखक उसमें नाम है विद्रोही। तो कीर्ति में ये जो लेख है उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कितनी गहरी समझ है भगत सिंह को 29 करोड़ भारतीयों में से 6 करोड़ अछूतों के बारे में। उस समस्या को जिस ढंग से वो पहचान रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल शुरू में लिखा है अछूतों की समस्या के विषय में कि जिनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनके मंदिरों में प्रवेश करने से देवगण नाराज हो उठेंगे, कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ऐसे अछूतों को, ऐसे मनुष्यों को जब इस देश के वर्चस्वशाली और अगड़ी जातियों के लोग, वे हिंदू और मुसलमान सभी की बात कर रहे हैं, वे जब उन्हें छूने योग्य नहीं समझते हैं, तो वे इस देश की आज़ादी के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। भगत सिंह ने लिखा है अपने उसी लेख में कि हम ये उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता, अंग्रेजी शासन हमें समान नहीं समझता, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? क्योंकि हमने अपने ही देश में 6 करोड़ लोगों को ये अधिकार नहीं दिया हुआ है। भगत सिंह भारत की आध्यात्मिक परंपरा की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिकवादी हैं, लेकिन हम कभी समतावादी नहीं हुए। हम आत्मा परमात्मा की बात बहुत करते हैं, लंबी बहस करते हैं, लेकिन एक मनुष्य क्यों अछूत है, वो मंदिर में क्यों नहीं जा सकता, उसके छूने पर ये क्यों लोग अपवित्र हो जाते हैं, इस विषय पर हम चर्चा नहीं करते। चर्चा करते भी हैं तो इस पर कि उनको जनेऊ क्यों दे दिया जाए या उनको पवित्र क्यों मान लिया जाए। इस तरह का विश्लेषण और इस तरह का चिंतन भगत सिंह करते हैं। फिर एक इतिहास दृष्टि भी उनकी दिखाई पड़ती एक उसी छोटे लेख में। अछूत कैसे बने हैं, वो ये कहते हैं कि हम आर्य लोगों ने, भगत सिंह जिस समुदाय से आते हैं, वो कहते हैं कि हम आर्य लोगों ने इन लोगों पर जुल्म करके इन्हें कमज़ोर बनाया और इनसे छोटे कार्य करवाए और इन्हें नीच मान लिया, नीच बना दिया। ये जो समझ है भगत सिंह की, इसको अगर आज आप हिंदुत्ववादी राजनीति से जोड़ करके देखें
जो आज ये कहा जाता है कि ये जो वाल्मीकि समाज है या जो अछूत है, वो मध्यकाल में ये प्रथा निकल करके आती है। मुगलों ने सीधा इस तरह का आजकल नैरेटिव चल रहा है कि मुगलों ने उन क्षत्रियों को पराजित किया और जिन्होंने पराजय को स्वीकार नहीं किया, उनकी गुलामी नहीं स्वीकार की, उनको उन्होंने अछूत बना दिया, उनसे मल उठवाया, उनको गलत कामों में लगा दिया। ये जो नैरेटिव है उसको भगत सिंह उस जमाने में ध्वस्त कर रहे हैं और एक बहुत पुख्ता इतिहास दृष्टि के साथ वो सामने आते हैं। और इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर कैसे चलता रहा कि जिन आर्य लोगों ने उनको कुचल करके उनको गुलाम बनाया और उन्होंने ही, ताकि वो विद्रोह ना कर सके, ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट उन पर थोपा, पाप और पुण्य की अवधारणा उन पर थोपी और इस वजह से वो निरंतर गुलाम बने रहे। ये बहुत स्पष्ट धारणा भगत सिंह की। और मुझे ताज्जुब होता है कि इसी छोटे से निबंध में भगत सिंह ये भी कहते हैं कि इसने भारत का आर्थिक नुकसान कितना किया है। वो ये कहते हैं कि हमने जुलाहों को भी अछूत बना दिया है। तो ये जो आज की शिल्पकार जातियां हैं, उनके काम को जब आपने बहुत निकृष्ट कोटि का बना दिया तो उससे इस देश का विकास नहीं हुआ। मतलब ये आर्थिक चिंतन भगत सिंह का, जो बाबा साहब जिस बात को कह रहे हैं, और वही बात लगभग भगत सिंह कह रहे हैं एक बहुत छोटी सी उम्र में, और लगभग वही समय है जब बाबा साहब भारत में दाखिल हो रहे हैं, वो सक्रिय हो रहे हैं। उसी समय भगत सिंह ये निबंध लिख रहे हैं, हालांकि प्रकाशित 1928 में होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि भगत सिंह अपने इस लेख में जितना धिक्कारते हैं उन लोगों को कि जो इस समाज को अछूत मानता है, वो ये कहते हैं कि हमारे गोद में कुत्ता आकर के बैठ सकता है, हमारी रसोई में वो निसंग फिर सकता है, लेकिन अगर एक मनुष्य का स्पर्श हो जाए तो बस हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मदन मोहन मालवीय पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि वो बड़े समाज सुधारक बने हुए हैं, उन्होंने एक मेहतर से फूल माला तो पहनी, लेकिन घर जाकर के वो कपड़ों सहित स्नान करते हैं। ये जो ढोंग है उस समय लोगों का, वो कितना आलोचना करने वाला है, इस बात की तरफ भी इशारा भगत सिंह कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरी जमात को, इन अगड़ी जातियों को अपने इस पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जो आगे चल करके पूना पैक्ट के संदर्भ में जो बात गांधी कहते हैं बाबा साहब से कि डॉक्टर साहब, हमें और हमारी इस सवर्ण जाति को के द्वारा किए गए पाप के प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। भगत सिंह इस बात को कह रहे हैं कि उसको प्रायश्चित करना चाहिए अपने इन पापों के लिए, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को जिस तरह से अछूत बना करके रखा, तो उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं इसी निबंध में कि इन सोकॉल्ड अछूतों को अब संगठित हो जाना चाहिए। बाबा साहब जिस बात को आगे कहते हैं आकर के, और वो इतिहास से जोड़ करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ही गुरु गोविंद सिंह की सेना में थे, आप ही लोगों ने शिवाजी को जिताया है, और आप ही लोगों ने इस देश को बनाए और बचाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। माने आप ताकतवर हैं, आप अपने इतिहास को पहचानिए। और ये भी कहते हैं कि आप इनके चढ़ जाइए छाती पर, गला पकड़िए इनका जो शोषण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी आक्रामक बात बाबा साहब के सिवा उस पूरे आज़ादी के आंदोलन में कोई नहीं करता है। जहां वो कह रहे हैं
कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इनको सबक भी सिखाना होगा और संगठित होना होगा। संगठित होकर के संघर्ष करते हुए इनको सबक सिखाइए, तभी तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिलेगी। और उसी में वो इस बात को जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि जो पूरे कम्युनिस्ट राजनीति ने और कम्युनिस्ट आंदोलन ने जिस बात को ठीक ढंग से नहीं समझा, वो भगत सिंह उस समय समझ रहे हैं, इस लेख में लिख रहे हैं। आज भारत के खास करके कम्युनिस्ट राजनीति पर ये जो सवाल खड़ा होता है कि वो भारत में असफल क्यों हुई, क्योंकि उसने मार्क्स को उस वर्ग संघर्ष के हिसाब से जो समझा। भारत की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जाति के सवाल को इंट्रोड्यूस किए बिना आप उस वर्ग संघर्ष की बात नहीं कर सकते। भगत सिंह इतनी कम उम्र में, 18-20 साल की उम्र है, उस समय बहुत स्पष्ट हैं और वो कहते हैं कि तुम ही सर्वहारा हो, तुमको ही खड़े होना होगा, इनका मुकाबला करना होगा। और मुकाबला करते करते एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कह जाते हैं जो उस समय चल रही थी, वो थी पृथक निर्वाचन की। इस लेख में वो पृथक निर्वाचन का समर्थन करते हैं और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन है और उनके बराबर की जनसंख्या अछूतों की भी है, तो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उनको पृथक निर्वाचन प्राप्त हो। बाबा साहब ने जिस बात को कहा था, वही बात भगत सिंह भी कह रहे हैं कि बिना राजनीतिक ताकत के ये जो समाज है, जिसको सदियों से पददलित किया गया है, वो उठ करके खड़ा नहीं हो सकता। अछूत के सवाल में यहां तक बात कर जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस पूरी गुलामी से आज़ादी के लिए वो जो कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो आज राजनीतिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या अपने इन 6 करोड़ अछूतों को आज़ादी दी हुई है? ये जो समता की बात कर रहे हैं, अन्याय की बात करते हैं कि अंग्रेज हमको ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये उसके अधिकारी तब तक नहीं है जब तक वो अपने भारतीय लोगों को, अपने उस समाज के लोगों को, जब तक वो समता और उनके साथ न्याय और बंधुत्व का व्यवहार नहीं करते, तब तक वो इसके लिए अधिकारी नहीं है। तो एक ही लेख में समस्या पर बात करना, उसका समाधान देना, उसके इतिहास में जाकर के उसकी पड़ताल करना और साथ ही साथ राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनको सामने रखते हुए, पृथक निर्वाचन के समर्थन करते हुए संघर्ष का आह्वान भगत सिंह इस लेख में कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम ही असली सर्वहारा हो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये लेख, इसका पुनर्पाठ होना चाहिए और लोगों तक ये पहुंचना चाहिए एक ऐसे वक्त में जब इस समाज को फिर से कुचलने की कोशिश हो रही है, फिर से गुलाम बनाए जाने की साजिश रची जा रही है उस हिंदुत्व के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया।